हेलो एंड वेलकम। इस साल अगस्त में भारत पे एंटर द यूनिकॉर्न क्लब विद अ वैल्यूएशन ऑफ $2.85 बिलियन। That was after a $370 million fundraise. आज हमारे साथ co-founder अश्नीर ग्रोवर। अश्नीर, वेलकम टू ET Now स्वदेश। स्वागत है। ये टाइम्स नेटवर्क का नया चैनल है, so thank you so much for giving us your time. So हम आपके साथ भारत पे के बारे में बातचीत करना चाहते थे। इसी साल आप यूनिकॉर्न बने, बट आपका जो सपना है वो तो इस बहुत ही बड़ा है, एक नया टाइप बैंक का। बताइए हमें। धन्यवाद तारा, मेरे को हिंदी बोलने में बहुत मजा आता है, तो काफी खुश हूँ मैं एक बिजनेस चैनल पे आके जो एक हिंदी पे फोकस्ड है। मेरे लिए आसान हो गया समझना भी और बोलना भी। सो भारत पे की जर्नी जो है वो तो अभी शुरुआत ही है हमारे लिए, बहुत ही शुरुआती दिन है। हमको जो बनना है वो एक डिजिटल बैंक बनना है जो कि एक छोटे मर्चेंट के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, एक छोटे बिजनेस के लिए रेलेवेंट हो और उसको लोन और कैपिटल प्रोवाइड करें, और हम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। अभी जो हमने लेटेस्ट पैसा रेज किया है जो कि $350 मिलियन या 2000 करोड़ के करीब था, वो उसी तरफ एक हमारी पहल है कि हम अपना बैंक बनाए और एक सॉलिड बैंक बनाए। और हमारा जो अभी पैसा रेज किया हुआ है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वो पैसा बैंक बनाने की तरफ ही जाएगा। तो ये जो आपका ख्वाब है एक न्यू एज बैंक, उसके लिए तो आपने एक पीएमसी बैंक को भी आप खरीद रहे हैं। हमारे व्यूअर्स तो उसके बारे में जानते भी हैं, उसका कोई अपडेट है? पीएमसी बैंक का मैं अभी आपको अपडेट नहीं दे पाऊंगा बिकॉज वो आरबीआई के पास है। हमारी तरफ से जो हमको काम करना है वो हम कर चुके हैं और हमने एक आरबीआई को सबमिट किया है, तो अब आरबीआई के पास है, वो आरबीआई ही आपको सही तारीख बता पाएगा। तो मैं उस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बट हाँ, एस्पिरेशनली हमारे लिए जो बैंक बनने की जर्नी थी वो एक लाइसेंस लेना उसके लिए बहुत जरूरी था, और वो पीएमसी बैंक के लिए बिड करके हमने वो एक लाइसेंस प्राप्त किया है जो कि एक पहला स्टेप है। एंड जब जैसे ही आरबीआई रेडी होता है और हमारे को नेक्स्ट स्टेप के लिए बताता है, हम आपको उस टाइम पे उसके बारे में ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। हम उसके लिए वेट तो करते रहेंगे। अश्नीर जी, जो बिल गेट्स ने 1990s में एक बहुत फेमस कहावत कही थी कि वर्ल्ड विल नीड बैंकिंग बट नॉट बैंक्स। तब सब सोच रहे थे क्या बोल रहे हैं बिल गेट्स जी, लेकिन अब तो वैसा ही लग रहा है। आपको लगता है कि 10 ब्रांचेस होंगे कि सब कुछ अपने फोन पे ही होगा? मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज पूरी तरह खत्म हो जाएगी, राइट। आप किसी भी चीज को 100% डिजिटल कभी नहीं लेके जा सकते हैं। हाँ, बट एक बात सही है कि जो एक ह्यूमन ड्रिवन बैंकिंग थी वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। आपके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप ब्रांच मैनेजर को जानते हैं, आपके लिए ये जरूरी है कि जो आपका बैंक है आप वो कितना बिजनेस कर रहे हैं आप वो तरीके से जानता है नहीं जानता है। तो मेरे को लगता है जो ह्यूमन एलिमेंट है बैंकिंग में वो ओवर टाइम कम हो जाएगा, जो ह्यूमन डिस्क्रिशन है वो कम हो जाएगा। सिंपल होगा, अगर आपकी तनख्वाह X है और आपके साथ वाले की 2X है तो आपको क्लियर होगा कि हाँ, अगर मेरे को कुछ लोन मिलेगा तो मेरे को उससे आधा ही मिलेगा। तो बैंकिंग जो है वो प्रोग्रामेटिक होती रहेगी एंड ह्यूमन एलिमेंट कम होता रहेगा, जो कि सही भी है। किसी को जानने या ना जानने से बैंक में आपके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी कितनी काबिलियत है लोन पे रीपे करने की, वो ही ट्रू पैरामीटर होना चाहिए कि आपको कितना लोन मिलेगा और क्या बैंकिंग सर्विस मिलेगी। तो ह्यूमन एलिमेंट और ह्यूमन इंटरेक्शन के आप कह रहे हैं कि कम हो जाएगा, बट अश्नीर, यू नो, हम शहरों में रह रहे हैं, अभी भी अनबैंक्ड जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बड़ी है, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो कम हो जाएगा? क्योंकि जो प्रोग्रेशन है वो तो ब्रांच के बाद ही होगा ना। नहीं, तो आपकी बात सही है। अगर आप देखें कि ब्रांच किस लिए इस्तेमाल होगी, ब्रांच आपके बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, बट जो आपकी हर महीने की ट्रांजैक्शन है, आपने अपना चेक डिपॉजिट करना है, आपने किसी और को पैसे देने हैं, किसी और को पैसे भेजने हैं, उन सब सर्विस के लिए आपको बार बार ब्रांच के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो ब्रांच है वो एक इनिशियल ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए एक्ट करेगी।
बट जो मेरी रेगुलर ट्रांजैक्शन है, चाहे मेरे को वो किसी को पैसे भेजने हैं जो कि रेमिटेंस है, या मेरे को पैसे जमा करने हैं, या मेरे को किसी चीज को खरीदने के लिए लोन चाहिए, ये सब कुछ डिजिटली हो जाएगा। उसके लिए आपको एटलीस्ट फिजिकली बैंक जाने की जरूरत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आपको चाहिए कि नहीं मेरी कोई मदद कर दे और मेरे को हैंड होल्ड कर दे। आपका जो ख्वाब है वो ये भी है कि जो अगर कोई किराना हो, एसएमई की बातें करें, उनको वर्किंग कैपिटल इतना आसानी से मिलता नहीं है, तो पहले आप डिजिटाइजेशन की मदद कर रहे हैं, फिर वो देखना चाहते हैं कि उनको कैपिटल भी मिले, उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, जो एक छोटा दुकानदार होता है वो सुबह से रात तक अपनी दुकान पे लगा रहता है। उसके पास ना जीएसटी का नंबर होता है, ना इनकम टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ना पीएनएल होता है, ना बैलेंस शीट होता है। वो तो सुबह आता है, अपना बिजनेस शुरू करता है, दिन में खरीदारी भी होती है, दिन में बिक्री भी होती है, राइट। एंड उसके एंड ऑफ द डे उसको पता होता है मैंने कितनी बिक्री करी और मेरा कितना प्रॉफिट है। तो एक छोटे दुकानदार के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कोई समझे उसकी बिक्री कितनी है और उसके बेसिस पे उसको लोन दे। बट जो बैंक्स के लेंडिंग के सिस्टम बने हैं वो इस तरीके से बने हैं भी वो सब डॉक्यूमेंट चाहते हैं जो कि एक अरबों का व्यापार करने वाले बंदे से लेते हैं। वो प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। आपको एक छोटा दुकानदार कभी उतने कागज नहीं दे सकता या इतने डॉक्यूमेंटेशन नहीं दे सकता जो कि एक बड़ा व्यापारी दे सकता है, जिसके एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की पूरी टीम बैठी है। तो आपको एक सेल्स ड्रिवन, रेवेन्यू ड्रिवन, कैश फ्लो ड्रिवन अंडरराइटिंग करनी पड़ेगी, और भारत पे में हम वही करते हैं, और उसी कारण से हमारा बिजनेस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो जो आप ज़्यादा दुकानदार से बिजनेस करते हैं वो क्या बड़े शहरों में है कि छोटे शहरों में है? हमारी शुरुआत बड़े शहरों से ही हुई थी। तो हमारे 3 बड़े शहर जो थे वो बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद थे। बट अगर हम आज की बात करेंगे, हम 180 शहरों तक पहुंच चुके हैं। जो हमारा लेंडिंग का बिजनेस है वो भी 50 शहरों तक पहुंच चुका है। तो जिस भी शहर में 10 लाख से ज्यादा की आबादी है वहां पे हमने लेंडिंग शुरू कर दी है, और हमारा एम यही है कि अब हम इसको 50 शहरों से 100 शहरों तक भी आगे बढ़ा के लेके जाएं। आप कोई मिनिमम लोन की रिक्वायरमेंट होती है? हमारे प्लेटफॉर्म में जो मिनिमम लोन किसी को मिलता है वो 25,000 रुपए का मिलता है, और जो अधिकतम लोन है वो 7.5 लाख रुपए तक जाता है। औसतन अगर मैं बात करूं तो 80,000 से 1 लाख रुपए तक के बीच की एवरेज बोरोइंग एक दुकानदार हमारे प्लेटफॉर्म से करता है। और जो दर्शक ट्यून इन किए हैं, देख रहे हैं, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या जरूरत होती है कि भारत पे उनको बोलेगा ठीक है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस है और हम आपको लोन देंगे? सो सबसे जरूरी तो ये है कि क्या आप हमारा सिस्टम यूज कर रहे हैं, हमारे क्यूआर, हमारी कार्ड मशीन यूज कर रहे हैं अपने ग्राहकों से पेमेंट लेने के लिए। अगर आप वो सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका अंडरराइटिंग के लिए जितना डेटा है वो हमारे पास ऑलरेडी है, और वो हम इस्तेमाल कर ही लेंगे। उसके अलावा आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड चाहिए जिससे आपका केवाईसी हो जाएगा, और आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड चाहिए, और पूरा केवाईसी का प्रोसेस हमने पूरा डिजिटल बना रखा है। तो आपको एक भी डॉक्यूमेंट पे खुद से वेट सिग्नेचर जिसको बोलते हैं या पेन उठा के साइन नहीं करना होता। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी ऑथेंटिकेशन ओटीपी बेस्ड होती है, हमारे ऐप के अंदर ही हो जाती है, और 4 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म होके पैसे मिल जाते हैं। ये जो क्यूआर कोड है, अब हमें दर्शक को बताना चाहेंगे इस पे कितनी लड़ाइयाँ हुई थी, क्योंकि ये तो आपका आइडिया था ना कि यूनिफॉर्म क्यूआर कोड होना चाहिए जो सब जगह एक्सेप्ट हुए। हाँ जी, ये तो 3 साल पहले की बात है जब हमने पहली बारी लगाना शुरू करा। तो जो कि एक इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड बोलते हैं जिसपे सारी एप्स चल जाती हैं, उसकी पहल हमने की थी। और पहले 6 महीने में बहुत लड़ाइयाँ हुई। ये एक तरीके से केबल के बिजनेस की तरह बन गया था कि जिसकी तार एंड तक रहेगी उसका बिजनेस चलेगा। एक टाइम पे ऐसा हो गया था। बट फिर हमने से उसको समझा, मार्केट की रियलिटी को समझा, और हमने सिर्फ उसको पेमेंट प्रोडक्ट नहीं बनाया, हमने उसके साथ लोन्स को ऐड किया। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, आप हमारे साथ पैसे रख के 12% कमा भी सकते हैं, हमने ये प्रोडक्ट भी ऐड करा, P2P इन्वेस्टमेंट का भी ऐड करा। और उस कारण से अब हम मार्केट में नंबर 1 प्लेयर हैं ऑफलाइन क्यूआर स्पेस में। बिकॉज जब एक दुकानदार हमारा क्यूआर यूज करता है तो उसको पता है कि उसको यूज करने की पेमेंट तो फ्री में मिल ही रही है,
बट उसके अलावा उसको लोन भी मिल सकता है, और अगर उसके पास एक्स्ट्रा कैश है उस पे मार्केट से बहुत अच्छा 12% का इंटरेस्ट भी मिल सकता है। अशीर, आपने एक नया बाय नाउ पे लेटर प्रोडक्ट को भी लॉन्च किया। आप पहले भी उसके बारे में बहुत बात करते थे। बाय नाउ पे लेटर, मैं अपने दर्शक को समझा दूं है क्या? बिल्कुल वही जो नाम है, अभी खरीदो बाद में पे करो। आपका कैसा प्रोडक्ट ये चलेगा? बाय नाउ पे लेटर जो एक फिनोमिना है पूरे दुनिया में काफी चल रहा है आज की डेट में, बट ये क्रेडिट का ही तरीका है, एक क्रेडिट कार्ड फॉर्म है। मैं उसको उस तरीके से देखता हूँ। अगर आप हिंदुस्तान के बाहर की बात करेंगे, अगर आपको कोई बड़ी चीज खरीदनी है और आप लेट्स से amazon.com पे जाके चेकआउट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको अपनी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक बाय नाउ पे लेटर कंपनी आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देती है और आपसे किस्त में बाद में पैसा ले लेती है। सो ये बेसिकली किस्त बनाने का तरीका है। हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है पोस्ट पे, वो काफी डिफरेंट है। हम ये बोल रहे हैं कि हम जिस पॉइंट पे आप परचेज कर रहे हैं, आप उस टाइम मत डिसाइड करिए कि आपको किस्त पे लेना है या नहीं लेना है। हम आपको क्रेडिट दे रहे हैं, आप इससे एक चीज को खरीदिए, और महीने के एंड में आप जाके डिसाइड कर सकते हैं कि आपने जो महीने में जितने भी खर्चे करे उनको आपको किस्त में बदलना है या नहीं बदलना है। तो हमारे प्रोडक्ट का नाम है पोस्ट पे, एंड वो पोस्ट पे बिल्कुल ही सिंपल सी बात है कि आप अभी नहीं पे करेंगे, बाद में पे करेंगे, तो इसलिए नाम पोस्ट पे है। और बेहतरीन बात यह है कि हमारा जो क्रेडिट है वो ना केवल कार्ड पे चलेगा, आप किसी भी क्यूआर पे उसके थ्रू पे कर सकते हैं। अशीर, अंग्रेजी में ना हम बोलते थे नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। ये जो बाय नाउ पे लेटर की बात होती है, सब लोग बोलते हैं कि इसमें ना कोई इंटरेस्ट रेट है ना कोई कमीशन है, तो ये पैसा कोई बनाता कैसे है? सी, अगर आप देखेंगे जो क्रेडिट का बिजनेस होता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है रिवॉल्व का, कि एक इंसान ने पहले महीने तो आपने फ्री क्रेडिट इस्तेमाल कर लिया, बट जब बिल देने की बारी आई, तब आपको लगा कि नहीं, मेरे को कुछ कैश फ्लो की दिक्कत है, तो मैं कुछ पे कर देता हूँ, कुछ मैं रिवॉल्व कर लेता हूँ। तो जितने भी क्रेडिट की कंपनीज हैं, बाय नाउ पे लेटर की कंपनीज हैं, उनका मैक्सिमम जो अर्निंग होता है वो तब होता है जब एक इंसान एक महीने से अगले महीने अपना क्रेडिट को रिवॉल्व करता है, क्योंकि वहां पे आपको एक इंटरेस्ट का अमाउंट लगता है। तो बाय नाउ पे लेटर में एटलीस्ट हिंदुस्तान में जो भी कमाई होगी किसी भी कंपनी की, वो तब होगी जब एक ग्राहक बोलता है कि हाँ, मैंने 10,000 रुपए का क्रेडिट लिया था, मैं 5,000 रुपए अभी दे रहा हूँ, 5,000 रुपए मैं बाद में दे दूंगा। तो मतलब ये पैसा बस रिवॉल्व ही होता रहेगा? हाँ, पर जब रिवॉल्व होता है तब इंटरेस्ट लगता है। जब तक रिवॉल्व नहीं हो रहा, पहला मंथ का क्रेडिट आपको फ्री मिल रहा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो चाहे BNPL हो, दोनों में कस्टमर के लिए प्रोपोजिशन बहुत ही सिंपल है। पहले मंथ का क्रेडिट आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद अगर आपने एक क्रेडिट यूटिलाइज करा तो आपको उसके लिए एक इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और आप लोग डिसाइड कैसे करते हैं लिमिट वगैरह? अगर मैं जाऊं, मैं एक आईफोन खरीद लूं, कहीं और से आईपैड खरीद लूं, कहीं और जाकर कोई बिजनेस क्लास टिकट ले लूं, कहीं ना कहीं तो चेक होना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल। तो हर एक इंडिविजुअल को लिमिट असाइन करने से पहले उनका एक अंडरराइटिंग किया जाता है। ये तय किया जाता है कि एक इंडिविजुअल को हम कितनी मैक्सिमम लिमिट देंगे, और उसके लिए हमारे पूरी पीछे टेक है। हम आपका सिविल स्कोर देखते हैं, हम आपकी बाकी पैरामीटर देखते हैं कि आप कहाँ पे खर्चा करते हैं, और उसके हिसाब से आपकी एक इनकम का प्रॉक्सी समझ के, और आपकी बाकी अगर आपके पास एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है, हम उनकी लिमिट्स को भी देखते हैं, और उन सबको देखने के बाद उनका एक मिश्रण से एक नंबर निकलता है जो कि आपको एक क्रेडिट लिमिट असाइन की जाती है। तो हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग क्रेडिट लिमिट है, वो उसकी कमाई और उसकी बाकी क्रेडिट लिमिट के बेसिस पे डिसाइडेड है। तो एक चीज़ समझाइए अश्विनी जी, अगर ये आप जैसी फिनटेक कंपनियां दुकानदार, मर्चेंट्स, इंडिविजुअल्स को लोन देना शुरू कर देंगी, जैसे बाय नाउ पे लेटर और भी कितनी सारी स्कीम्स हैं, तो फिर बैंक्स और NBFCs का होगा क्या? और आप लोग तो उनके जैसे इतना डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मांगते हैं। नहीं, तो इसमें ये देखिए कि मेरे को ये लगता है कि जो फिनटेक्स हैं हिंदुस्तान में या कहीं पे भी दुनिया में, जो लो टिकट लेंडिंग होती है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी जब तक लेंडिंग कर रही है या टेक्नोलॉजी से लेंडिंग हो रही है, तब तक आपके पैसे बन सकते हैं। अगर कोई इंसान उस लेंडिंग के बीच में आ जाए तो आपके पैसे बनने बंद हो जाएंगे, बिकॉज उस इंसान की सैलरी की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी
वो वाला सेगमेंट फिनटेक्स बैंक से लेके जाएंगी। जो हाई टिकट लेंडिंग है, राइट, अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, वहां पे बैंक्स अभी भी आपके साथ आपको बेस्ट रेट दे पाएंगे, बिकॉज वहां पे उनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनके पास बहुत डिपॉजिटर्स हैं, और उनकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट सबसे लो होती है। तो बिग टिकट बोरोइंग जिसको बोलते हैं, जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट चुभना शुरू होता है एंड जहां पे आप अट्रैक्ट होते हैं कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पे जाएं, वो मार्केट बैंक के टुवर्ड्स ग्रेविटेट होगी। जो एक मार्केट है जहां पे इंस्टेंट क्रेडिट है, आपको इमीडिएटली चाहिए, छोटी टिकट साइज के लिए चाहिए, इमीडिएट पेमेंट करनी है, और आपको इंटरेस्ट रेट इतना नहीं चुभता, बिकॉज वो इंटरेस्ट देने के बाद भी आपके 1-2 रुपए लग रहे हैं, अगर समझिए। तो वो वाला सेगमेंट जो है वो फिनटेक लेके जाएंगे, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, वो बैंक नहीं कर सकते। ओके, एक और प्रश्न। आपके जैसे कितने सारे फिनटेक्स हैं जिनका यही ख्वाब है कि किरानों को, दुकानदार को, एसएमईज को डिजिटाइज करना है, उनकी लेजर बुक्स को का धंधा देखना है, उनको लोन्स देना है। इतने सारे स्टार्टअप्स रह सकते हैं इसी एक स्पेस में? मेरे को नहीं लगता इतने सारे स्टार्टअप किसी भी स्पेस में रह सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान की बात करेंगे, हर एक वर्टिकल में आपको 2-3 बड़े लोग ही दिखते हैं इवेंचुअली। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स की बात करें तो उसमें Amazon है और फ्लिपकार्ट है। अगर हम फूड टेक की बात करें, वहां जोमैटो और स्विगी है। अगर हम ट्रैवल की बात करें तो वहां पे यात्रा है और मेक माई ट्रिप है। तो कोई भी सेगमेंट लेंगे आपको 1-2 बड़े प्लेयर दिखेंगे, और उसके बाद मार्केट बहुत ही छोटी हो जाती है। मेरे हिसाब से अभी फ्लेवर ऑफ द सीजन एसएमई चल रहा है, तो बहुत सारे लोग हाथ पांव मार रहे हैं, बट इवेंचुअली इनमें से छट के आपको 2-3 ही बड़ी कंपनियां दिखेंगी। सिर्फ 2-3 पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए? क्योंकि आप ये देखिए, इन बिजनेस में भी स्केल की एक वैल्यू है, नेटवर्क होने की एक वैल्यू है। सो जो कंपनी अपना नेटवर्क बड़ा करती रहेगी और जितना जल्दी बड़ा कर लेगी, उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगा। इसलिए मेरे को लगता है इवेंचुअली अभी बहुत लोग एसएमई, एसएमबी सब कुछ बोलते रहते हैं, किसी को खाता बना के बेचना है, किसी को किसी और एंगल से लेंडिंग करनी है, बट लेंडिंग एक बहुत ट्रिकी बिजनेस है। इसके लिए आपको एक बहुत ही सॉलिड टेक सिस्टम चाहिए, सॉलिड अंडरराइटिंग चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, और आपको बहुत सारा पैसा चाहिए करने के लिए। ओवर टाइम जो ये चारों चीजें डेवलप कर पाएंगी, या अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप कर पाएंगी इन चारों चीजों को करने की, वो ही आगे बढ़ेंगी। और मेरे को नहीं लगता है इस स्पेस में अगले 3 साल में 2 से 3 से ज्यादा बड़ी कंपनी आपको दिखेंगी। मतलब कंसोलिडेशन भी होगा, एमएनए भी होगा, काफ़ी इन स्टार्टअप्स के कॉमन इन्वेस्टर्स भी हैं। अच्छा जी, आपने कोई देखा कि कोई जो बिहेवियर है एसएमईज और दुकानदारों को बड़े शहर और छोटे शहर में कोई क्या फ़र्क है? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ बड़े शहर और छोटे शहर में बिहेवियर का डिफरेंस नहीं दिखता है। ऑफ कोर्स स्केल का डिफरेंस हो जाता है। अगर आप दिल्ली या बॉम्बे के दुकानदार हैं तो आपकी एक आमदनी अलग लेवल पे होती है। अगर आप एक छोटे शहर में, आपसे थोड़ी कम होती है। बट बिहेवियर वाइज, बोरोइंग बिहेवियर जो मैं बोलूंगा कि क्या किसी को बोरो करना है या पैसे को लेके एक जो बिहेवियर होता है एक दुकानदार का, वो पैन इंडिया सिमिलर ही देखा गया है। लैंग्वेज, आप सबको वर्नाक्युलर भी जाना पड़ेगा, नई नई लैंग्वेजेस भी ऐड करनी पड़ेंगी? देखिए, वो एक विवाद का विषय है। मेरे को लगता है कि लैंग्वेज इतनी बड़ी चीज नहीं हो सकती टेक में। मेरे हिसाब से अगर आपकी ऐप इंग्लिश में ही है, बट आपके जो आइकन्स हैं वो सही है, तो अगर कोई इंग्लिश नहीं भी पढ़ पाता, वो आइकन्स आपको बताने चाहिए कि इस बटन को दबाने से क्या होगा। अब अगर हम हमारी ऐप की बात करें, कुछ 75 लाख दुकानदार वो यूज करते हैं। वो किसी को इतनी इंग्लिश अच्छी तरह नहीं भी आती, किसी को वर्नाकुलर लैंग्वेज भी आती है, बट वो ऐप का डिजाइन ही इतना बढ़िया होना चाहिए कि उसको एक बटन को देख के पता लग जाए कि मैं इसको दबाऊंगा तो ये होगा, इससे ये होगा। सो प्रोडक्ट में लैंग्वेज एक सेकेंडरी चीज है। प्रोडक्ट की खुद की एक लैंग्वेज होती है।
अगर वो आपने सही पकड़ी है, फिर आपको लैंग्वेज के ऊपर टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपकी प्रोडक्ट की लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है, अगर वो इंट्यूटिव नहीं है, एक किसी को बंदे को वैसे ही देख के समझ नहीं आता, फिर आपको लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है, फिर आपको वर्नाकुलर करना पड़ता है। हम इतने बड़े वर्नाकुलर के फैंस नहीं है। आपको जाने से पहले आपसे एक और बातचीत करनी है, वो है आपने जॉब मार्केट में तो काफ़ी तोड़ फोड़ कर दी थी कि मुझे 100 इंजीनियर चाहिए और मेरे को 100 इंजीनियर इतनी ज़रूरी चाहिए कि मैं उनको BMW सुपर बाइक भी दूंगा, उनको iPad भी दूंगा और IPL के टिकट भी दूंगा। क्या वो क्यों किया था आपने? देखिए, आपको मार्केट की सच्चाई समझनी पड़ेगी। मार्केट की सच्चाई ये है कि अभी हम सब क्रिएशन मोड में चलेंगे, सबको नई चीजें बनानी है। जब भी आप कोई नई चीज बनाने पे आएंगे, ना आपको वकील पहले चाहिए, ना आपको अकाउंटेंट पहले चाहिए, ना आपको बिजनेस वाले लोग चाहिए। सबसे पहली चीज आपको चाहिए इंजीनियर, राइट? और हमारे प्रोफेशन में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, राइट? तो इतना पैसा हिंदुस्तान में आया है स्टार्टअप्स में पिछले 6 महीने में, जो कि पहले कभी नहीं देखा गया। और सबको आज कल नहीं, आज ही प्रोडक्ट बनाना है। तो वो इन्फ्लेशन जो एक टेक में और टेक की सैलरीज में होना था, वो एक रियलिटी है। अब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आप अब एक कदम आगे रह सकते हैं। आप सही चीजें देख के सही टैलेंट को एक्साइट कर सकते हैं। अगर आप उसको डिनाई करते रहेंगे तो आपको लगेगा अरे हमको तो इन्फ्लेशन की मार पड़ रही है कि हम तो सारे इंजीनियर इतने महंगे हो गए, हम तो बिजनेस ही नहीं कर सकते। तो मैंने ये 3 महीने पहले ही समझ लिया था कि पहली चीज जहां पे इन्फ्लेशन होगी वो है टेक टैलेंट। और रादर देन मैं उस पे डिनायल में रहूं, मेरे को उसको एक्सेप्ट करना है और मेरे को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना के जितने इंजीनियर मैं ले सकता हूँ, मेरे को वो लेने हैं। तो हमारी BMW की स्कीम काफी अच्छी चली। हमारे पास 20,000 से ज्यादा आवेदन आए जॉब्स के लिए। एंड हमने जो अपना प्रॉमिस किया था वो रख रहे हैं। जिसको बाइक चाहिए उसको बाइक मिल रही है, जिसको गैजेट चाहिए गैजेट मिल रहा है। इनफैक्ट अगले महीने, इनफैक्ट इसी महीने वर्ल्ड कप के लिए हमारी पूरी की पूरी टेक टीम दुबई जा रही है। वो 3 हफ्ते के लिए दुबई में ही बैठ के काम करेगी पूरी टेक टीम, और सारे मैचेस देखेगी। तो हमारी टीम तो काफी एक्साइटेड है और होपफुली हमारी टीम के एक्साइटमेंट को देख के हम और भी टैलेंट एक्वायर कर पाएंगे। और कितनी बढ़िया बात है। मैं सोचती हूँ, प्रे करती हूँ कि मेरे बॉस भी ये सुन के हमारे बारे में भी ऐसे सोचे, बाकी कंपनियों के बॉसेस भी ऐसे सोचे। Rashmi Grover, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम टुडे। थैंक यू।